हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बायोलॉजी में हमने एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत का जो क्लासिफिकेशन था वो आपको बताया था कि जंतु जगत में जो मुख्य रूप से कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, और केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इस प्रकार मैंने आपको एक बताया था कि पोषण के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एक बार समझा दिया था अच्छे से। और कशेरुकी, अकशेरुकी मतलब कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, जो रीढ़ की हड्डी या शारीरिक संरचना के आधार पर, ये चार प्रकार से आपको बताया था। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों को अगर सबको कंबाइन करने की कोशिश करूं इन दोनों को, तो यहां से आपको दो डायग्राम बताऊंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि समझ लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तभी बाद के जो वीडियो आएंगे इस टॉपिक से संबंधित वो बाद तब समझ में आएंगे। तो ये दो डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी है। पहले डायग्राम से ज्यादा जरूरी है दूसरा डायग्राम, क्योंकि पहला तो आपको मैं कल समझा चुका था, लेकिन फिर भी मैं उनको मर्ज करने की कोशिश करूंगा, कंबाइंड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो जो कल मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के आधार पर जो होते हैं जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, तो उसको समझो कि केंद्रक के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। आप खुद बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे केंद्रक के आधार पर जंतुओं को बांटा गया है दो भागों में, एक था प्रोकैरियोटिक और एक था यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो भागों में बांटा गया है। किसे? केंद्रक के आधार पर। किसको? केंद्रक के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने आपको बताया था एक बार, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, मुझे मालूम है। आपको एक बार मैंने ये बताया था कि सजीवों को पांच भागों में सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप, बताया था कि नहीं? तो वो यहां पे ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया था कि ये तो केंद्रक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कोशिका के आधार पर भी दो प्रकार के थे, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय नहीं होते, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी कोशिकाएं विकसित होती हैं। एक कोशिका मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, तो उसकी कोशिका भी विकसित होती है पूर्ण रूप से, मतलब उसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए यूकैरियोटिक कहा जाता है उन जीवों को। तो चाहे एक कोशिकीय जीव हो और चाहे बहुकोशिकीय, ये आपको याद रखना है कि चाहे वो एक कोशिकीय और चाहे बहुकोशिकीय, दोनों के दोनों होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां देखो, बस इतना समझ लिया, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कोशिकीय में क्या आएगा और बहुकोशिकीय में तीन क्या क्या आएंगे, एक, दो, तीन। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। प्रोकैरियोटिक में आपको याद रखना मोनेरा। जितने भी मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं, जो आपको बताया था मैंने कि सजीवों के वर्गीकरण में व्हिटेकर ने सजीवों को पांच भागों में वर्गीकृत किया था। फर्स्ट था मोनेरा, और मोनेरा में क्या क्या आता है, तो याद रखना मोनेरा जगत की जितनी प्राणी होती है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। उनकी कोशिका विकसित नहीं होती, उनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, या केंद्रक विहीन कोशिका होती है उनकी, मोनेरा जगत के सभी प्राणियों की। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। तो आपको बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और शैवाल याद रखना है, दो एग्जाम्पल हैं, जीवाणु और शैवाल। तो इसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और थर्ड नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। एक कोशिकीय में आपको याद रखना है, यहां मोनेरा हो गया, तो प्रोटिस्टा जो आएगा वो एक कोशिकीय में आएगा। कौन सा? प्रोटिस्टा। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु यहां पर मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप हो जाएगा। यहां पर जो पेड़ पौधे वाला है वो बहुकोशिकीय होते हैं, सभी पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं, कवक भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे पादप जगत, जंतु जगत और कवक। याद रखना,
पादप, जंतु और कवक। ये तीनों की तीनों, 5 में से तीनों की तीनों बहुकोषीय हैं। पेड़ पौधे सभी जंतु, जीव जंतु सभी पेड़ पौधे, और कवक, कवक का मैंने बताया था कि जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं या अपमार्जक होते हैं, वो कवक कहलाते हैं। सबको नष्ट कर देते हैं, याद रखना आप। मतलब जब कोई सजीव, कोई भी जीव जंतु, चाहे वो हाथी हो इतना विशाल, चाहे वो शेर हो, ये भी जब मरते हैं इनकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए अपघटक की आवश्यकता होती है। और तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी का मित्र किसे कहा जाता है, या पृथ्वी का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सफाई कर्मचारी कहा जाता है अपघटक को, या पृथ्वी का मित्र भी है अपघटक। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। तो ध्यान रखना प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल। तो यहां पर एग्जाम्पल आप बोलोगे, इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आ जाते हैं मोनेरा में। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो अमीबा, पैरामीशियम और एग्लिना, 3 याद रखना है। और तीनों की एक एक प्रॉपर्टी, एक एक क्वेश्चन बनता है। वो कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है? कभी न मरने वाला जंतु या अमर जंतु कौन सा है? तो अमीबा। अमीबा किस में आता है? तो प्रोटिस्टा में आता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? यूकेरियोटिक होता है। सब याद हो जाएंगे आपको एक ही बार में। तो अमीबा कैसा होता है? प्रोटिस्टा में आता है, कभी न मरने वाला जंतु। इसके बाद पैरामीशियम आप याद रखोगे कि स्लीपर एनिमल किसे कहा जाता है? पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कहा जाता है या चप्पल जंतु कहा जाता है हिंदी में। याद रखना, चप्पल जंतु या स्लीपर एनिमल पैरामीशियम, कभी न मरने वाला जंतु अमीबा। और एक है यूग्लिना। यूग्लिना की भी एक विशेष प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? यूग्लिना की प्रॉपर्टी ये है कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं, विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ। तो वो है यूग्लिना। अब याद रखना, यूग्लिना में प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज पाई जाती हैं। ठीक है। पैरामीशियम चप्पल जंतु, अमीबा कभी न मरने वाला जंतु, ये तीनों के तीनों प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा एक एक कोशिकीय है और यूकेरियोटिक भी है, याद रखना आप। अब हम बहुकोशिकीय की बात करें तो पादप, जंतु और कवक। पादप में कुछ आपको मालूम है कि सभी पेड़ पौधे आते हैं, जंतुओं में सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। कवक में आप बोलोगे अपघटक, याद रखना बस। कवक में क्या आता है? अपघटक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम था। इस डायग्राम से आपको बाकी की जो पुराने डायग्राम थे उनको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको एक तरह से ये आपने पढ़ लिया ना, तो प्रोकैरियोटिक में क्या आएंगे आपको दिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या आएंगे, और मोनेरा में क्या आएंगे वो भी आपको दिख रहे हैं सामने। तो मोनेरा की भी याद हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक भी याद आ जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि इनमें विकसित कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रोकैरियोटिक में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब अविकसित कोशिकाओं के से बना रहता है उनका शरीर। तो ये याद हो जाएगा। यहाँ पे यूकेरियोटिक मतलब विकसित कोशिका से बना होता है, केंद्रक पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, सभी की सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा और सभी की सभी कोशिकाएं विकसित होगी। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है इनका शरीर, वो कौन सी जगत होता है? प्रोटिस्टा के सभी। और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाओं से इनका शरीर बना रहता है, तो लेकिन चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, ये यूकेरियोटिक होते हैं, विकसित कोशिका वाले होते हैं, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो एक डायग्राम तो ये हो गया, इसको याद रखना है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ पे कवक में क्या लिखना है आपको? अपघटक। ठीक है, ऐसा आपको इतना याद करना है। तो एक डायग्राम जो पुराने वाले से संबंधित था वो ये हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका जो मेन दूसरा डायग्राम है वो आपको समझाने वाला हूं। अब देखो यहाँ पर आप लोग ये बोलोगे कि सर ये शैवाल है, देखो यहाँ पर है ना, तो शैवाल वगैरह आ जाएंगे, इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, तो ये तो सजीवों का वर्गीकरण है। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है जीव जंतुओं का वर्गीकरण, है ना। तो जंतुओं का वर्गीकरण में हम इतना, ये आपको एक पहला डायग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो सब याद करना सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से जीव जंतुओं का वर्गीकरण करके बताता हूं कि कैसे आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम आपको बनाना है और याद करना है, इसको ध्यान रखना किसके अंतर्गत क्या आता है। अब मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं इसमें जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो एनिमल किंगडम या जंतु जगत का वर्गीकरण, तो आप बोलोगे जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो जंतु जगत के वर्गीकरण में आप बोलोगे कि जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। ये तो आपको बता चुका हूं मैं कई बार, लेकिन फिर भी लिखता हूं यहां पर।
ठीक है, जंतु जगत का वर्गीकरण मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं हम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। एक कोष के, बहुकोष के, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब बोलोगे कि जितने भी दुनिया में एक कोष के जीव जंतु होते हैं उनको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। प्रोटोजोआ संघ में, प्रोटिस्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। किस में रखा गया? प्रोटोजोआ। और जितने भी दुनिया में बहुकोष के जंतु होते हैं उनको मेटाजोआ संघ में रखा गया है। किसमें? मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ संघ या एक कोष के जंतुओं को किसमें रखा गया है? प्रोटोजोआ संघ में। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं जाननी है हमें, सिर्फ जानना है कि इस प्रकार के एक कोष के जीव जंतुओं की कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो आप बोलोगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ संघ में कितनी जीव जंतुओं की जातियां हैं? तो 3000 जातियां हैं एक कोष के जीव जंतुओं की। और इनके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में आपको बताया है अभी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बता चुका हूं 3-4 बार। इसलिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, क्या क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता चुका हूं। अब हम पढ़ते हैं बहुकोष के जंतु जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनको रखा गया है मेटाजोआ संघ में। सभी बहुकोष के जंतुओं को एक संघ में रखा गया है, उसे कहते हैं मेटाजोआ, और एक कोशिकीयों को प्रोटोजोआ में रखा गया है। अब मेटाजोआ जो प्राणी होते हैं या मेटाजोआ संघ में जितने भी प्राणी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु पाई जाती है, उसको बोलते हैं कशेरुकीय, और जिसमें नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं अकशेरुकीय। तो आपको 2 नाम याद रखना है। एक तो देखो, पहले हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी तो क्या बोलेंगे? कशेरुकीय, ठीक है। इसके बाद कौन इंग्लिश में बोलते हैं? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। यहां पे बोलेंगे अकशेरुकीय, अकशेरुकीय, और इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। ये नॉन कॉर्डेटा मतलब अकशेरुकीय, कॉर्डेटा मतलब कशेरुकीय। इसको ही बोलते हैं मेरुरज्जु विहीन, मेरुरज्जु नहीं पाई जाती है। इसमें पाई जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मेरुरज्जु युक्त, ठीक है। और इसको बोलेंगे मेरुरज्जु विहीन। मेरुरज्जु विहीन, मेरुरज्जु युक्त, एक कशेरुकीय है, कॉर्डेटा है, या अकशेरुकीय है, नॉन कॉर्डेटा है। अब बस इसके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हम जितने भी पढ़ेंगे, ये जो कशेरुकीय रीढ़ की हड्डी वाले पता कौन होते हैं? ये होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा पक्षी वर्ग आ जाएगा, इसमें मत्स्य वर्ग आ जाएगा, मछली वाला, ठीक है, स्तनधारी आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएगा, और उभयचर वाले आ जाएंगे। तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया इस संघ को। ये संघ थे, ये संघ को उपसंघ है, ये वर्ग हैं, 5 वर्ग, ठीक है। तो आप बोलोगे इस उपवर्ग को फिर से 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो वो कौन कौन से 5? तो एक आप बोलोगे, देखो, पानी में रहने वाली मछलियां होती हैं, हवा में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, और इस स्थल पर चलने वाले उभयचर भी होते हैं, और सरीसृप भी होते हैं, और एक मानव भी होता है, तो स्तनधारी भी कह सकते हो। तो आप 5 बोलोगे, कौन कौन? एक बोलोगे मत्स्य, मत्स्य वर्ग, फिर आप बोलोगे पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग, ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपको शायद। तो मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, स्तनधारी, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप और स्तनधारी, ये 5 हो चुके हैं। ये आए जाएंगे कशेरुकीय या कॉर्डेटा में। ये आपको साइड में दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया है कि इसमें कौन कौन से आएंगे और इसमें कौन कौन से आएंगे। तो ये दोनों डायग्राम आपको बनाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बनाने के बाद थोड़ा सा याद भी करना है आपको, ठीक है, जिससे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है कि दिखेगा नहीं, नीचे यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा। तो बस ये दोनों डायग्राम ही समझाना चाहता था मैं आपको। ये डायग्राम आपको, मुझे पता है कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो इस डायग्राम को जो आपको दिख रहा है साइड में, इसको पूरा बनाना है आपको अच्छे से, और जिस वजह से ये जो मेन डायग्राम है अब इन्हीं को पढ़ेंगे हम, है ना। जो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, आर्थ्रोपोडा, इनके बारे में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी विशेषता क्या है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। करंट देने वाली मछली कौन सी है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो मछली हो, मॉस्किटो फिश किसे कहा जाता है, कि है ना, मच्छर को मारने वाली मछली कौन सी होती है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारी तो आपको ऐसे लगेंगे नाम जिसमें मछली शब्द जुड़ा रहता है, लेकिन वो मछली नहीं होती। कुछ में मछली देखेगी नहीं आपको, अश्वमीन, घोड़ा, है ना, एक जो समुद्री घोड़ा है, एक मछली है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है,
तो आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्द में मछली शब्द आता है वो भी मछली नहीं होती है, और कुछ वास्तव में मछली होती है जिसमें लगती नहीं है वो मछली हो। जैसे समुद्री घोड़ा, कहीं आपसे लग रहा है कि समुद्री घोड़ा एक मछली होगी, लेकिन मछली होती है, ठीक है, जिसको अश्वमीन भी कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम देखेंगे करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको साइड में बता दिया है, यहाँ पर ये लगा दिया, आप इसको जरूर अच्छे से नोट करें। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के बारे में, ठीक है। कशेरुकी और अकशेरुकी इनके बारे में पढ़ेंगे।